दोस्तों नमस्कार। दोस्तों स्थिति कितनी विकट है, इसकी शुरुआत आज हम इस बात से कर देते हैं कि इस देश के भीतर में जब गांव छोड़कर लोग शहरों की तरफ गए, और वह कौन सा शहर था और वह कौन सा इलाका था जहां सबसे पहले सबसे बड़ी तादाद में मजदूर पहुंचे, और बीते 125-150 बरस के बीच भी कभी उन्होंने उस जगह को छोड़ा नहीं। जो आया वहीं का होकर रह गया। बहुत कम बड़ी तादाद में लोग वहां से निकलते थे बाहर, लेकिन इस 150 बरस के सफर के बीच में भी यह पहला मौका आया है कि लोग उन इलाकों को भी छोड़कर जा रहे हैं। ये कौन से इलाके हैं, ये कौन से देश के भीतर की परिस्थितियां हैं? क्योंकि इस देश के भीतर में शहर दर शहर अगर घूमते चले जाइएगा तो प्रवासी मजदूरों की रिहाइश के इलाके को लोग स्लम के तौर पर ही जानते हैं, झोपड़पट्टी। और इस देश में हर चौथा शहरी व्यक्ति स्लम में रहता है, और उसकी अपनी परिस्थिति, उसकी अपनी जिंदगी, उसका अपना माहौल। शायद वो जिंदगी के तमाम जद्दोजहद के बीच भी जिंदगी को जीना सीख ही लेता है। लेकिन आज जिस बात का जिक्र और जिन तस्वीरों का हम आपसे जिक्र करने वाले हैं वो आपको भीतर से हिला देगा, क्योंकि 150 बरस में तमाम मुश्किल हालातों में भी इन इलाकों को जब किसी ने नहीं छोड़ा, आज वो छोड़ने की स्थितियां हैं। हम जिक्र आपसे धारावी का कर रहे हैं, वही धारावी जिसे अंग्रेजों ने 1850 में बनाया था। 1895 में 99 बरस के लिए उसको लीज पे दे दिया गया था। यह एक ऐसी जगह रही जहां 1896 में जब प्लेग महामारी भी आई तब भी यहां पर बड़ी तादाद में मौतें हुई, और सिर्फ मुंबई शहर में ही 70,000 लोग मर गए थे। 1896 उस वक्त भी लोग मुंबई छोड़कर गए नहीं, धारावी छोड़कर गए नहीं। लेकिन आज जो तस्वीर हमारी आंखों के सामने है, इन तस्वीरों को देखना शुरू कीजिएगा और जरा समझना शुरू कीजिएगा। यह पहला मौका है कि धारावी जैसी जगह से भी लोग निकल कर जा रहे हैं। इतनी बड़ी तादाद में जा रहे हैं कि घरों पर ताले लग गए हैं। यानी वो धारावी जहां पर रहने के लिए, एक रात गुजारने के लिए या फिर 6 फीट की जमीन मिल जाए, शायद उतनी जमीन को पाने के लिए भी एक संघर्ष करना पड़ता था। आज वहां पर दरवाजों पर ताले लटके हुए हैं। बड़ी तादाद में हर दिन लोग वहां से निकलते हैं और रेलवे स्टेशन की तरफ कदम बढ़ाते हैं, और यह सिलसिला लगातार चल रहा है। तो आइए पहले जरा इन तस्वीरों को देखिए, उसके बाद जिक्र किया जाएगा। इन तस्वीरों के भीतर जब आप झांकते हैं तो आपको सिर्फ और सिर्फ लोग ही लोग नजर आएंगे। हर के पास एक मोटरी है, एक बस्ता है, एक बक्सा है, एक बेडिंग है, कुछ का सामान लिपटा हुआ है, और वो किसी भी तरीके से इस शहर को छोड़ देना चाहता है। तो धारावी छोड़कर जाने वाले इन लोगों की कतार को भी देख लीजिए। ये सभी धारावी के ठीक बाहर जो सड़क है, स्वामी वल्लभ दास रोड, वहीं पर ये जमा है। चूंकि 2 किलोमीटर के बाद साइन रेलवे स्टेशन आता है, जहां से रेलगाड़ी निकलेगी और इन्हें घर तक पहुंचा देगी। ये वाकई उम्मीद का टूटना है, भरोसे का टूटना है। सब कुछ समेट कर इतनी बड़ी तादाद में धारावी छोड़कर जाने वाले लोग, इसमें से कुछ लोग कपड़े की फैक्ट्री में काम करते हैं, कुछ लेदर की फैक्ट्री में काम करते हैं, कुछ कुली का काम भी करते हैं, कुछ यहां पर प्लास्टिक के डिब्बे को बुनते हैं, उससे भी चीजों को रचते हैं, कुछ यहां पर मिट्टी के बर्तन भी बनाते हैं। यानी अलग अलग हिस्सों में बटे हुए लोग एक साथ, एकजुटता के साथ यहां पर घर जाना चाहते हैं। और शायद इसीलिए धारावी के भीतर अब इन गलियों से गुजरिएगा तो घरों पर आपको ताले नजर आएंगे। यानी जिस घर को पाने के लिए हर तरह के जद्दोजहद ये लोग कभी करते रहे, अब उन्हीं घर को छोड़कर जा रहे हैं। और शायद धारावी के इतिहास में यह ऐसा पहला मौका है जब घरों में आपको ताले नजर आएंगे। छोटे छोटे खोले की तरह छोटे छोटे कमरे जिसमें 6 फीट की जमीन मिल जाए, उसके लिए भी किराया देना पड़ता है। यहां तक कि एक खटिया मिल जाए, एक चौकी मिल जाए, उसका भी किराया होता है। घर के बगल से ऊपर तक सीढ़ियां जाती हैं, वहां पर एक कमरा होता है सिर्फ। यहां पर घरों के भीतर बाथरूम नहीं होते हैं, सार्वजनिक बाथरूम होते हैं, जिसमें एक बाथरूम में एक शीट का उपयोग एक दिन में तकरीबन 300 लोग तक करते हैं। इस घनत्व के साथ लोग यहां पर 10 लाख लोग यूं ही धारावी में नहीं रहते, और आज की स्थिति में यहां पर हर तरफ ताले हैं। सारी उम्मीद टूटी है, भरोसा टूटा है। कल तक सुकून के लिए गांव छोड़कर शहर पहुंचे थे, और अब धारावी जैसी जगह को छोड़कर वापस गांव जाना चाहते हैं। यानी जिंदगी की सारी कमाई खत्म हो गई। वाकई ये कल्पना के परे है।
धारावी के भीतर घरों में लगे हुए ताले, ऐसी स्थिति इससे पहले कभी आई नहीं थी। तो क्या यह मान लिया जाए कि धारावी में रहने वाले तकरीबन 10 लाख लोग आने वाले वक्त में यहां से अपने घरों को लौट जाएंगे? यह स्थिति सोच के डरा देती है, क्योंकि धारावी का मतलब सिर्फ लोगों की रिहाइश नहीं है। धारावी का मतलब सिर्फ दिहाड़ी मजदूरी नहीं है। धारावी का मतलब शायद दुनिया भर के अलग अलग बाजार में यहां बनने वाले रिसाइकिल के प्रोडक्ट हों, लेदर के प्रोडक्ट हों, प्लास्टिक के प्रोडक्ट हों, या फिर मिट्टी के बर्तन हों। अलग अलग तरीके से हर घर में कमोवेश फैक्ट्रियां चलती हैं। आपको जानकर हैरत होगी कि एक कमरे में जो फैक्ट्री लगाई जाती है, तकरीबन 15,000 फैक्ट्रियां यहां रजिस्टर्ड है। यानी 100 करोड़ से ज्यादा का मुनाफा यहां पर अलग अलग धंधों के जरिए लोगों को मिलता है, और तकरीबन 5,246 करोड़, जी ये एक सालाना टर्नओवर है यहां पर, जो बिजनेस के तौर पर धारावी को पहचान दिए हुए है। लेकिन मौजूदा वक्त जिस तरीके से है, उसमें धारावी के अलग अलग गलियों में आप जाएं, जरा पहले इनकी एक स्थिति को देखने की कोशिश कीजिए और समझने की कोशिश कीजिए कि धारावी इस तरीके से ठहर भी जाएगा, यह कभी किसी ने सोचा ही नहीं था। लेकिन आज की तारीख में वहां पर शटर गिरे हुए हैं, गाड़ियों के ऊपर आपको लगेगा मिट्टी की मोटी चादर बिछी हुई है, लोग छिटपुट निकल रहे हैं, गलियों के भीतर एक सन्नाटा पसरा हुआ है। अचानक इतनी बड़ी संख्या जो कल तक थी, इतनी कम हो गई है कि लोग एक दूसरे को देख रहे हैं। बस इस सन्नाटे के भीतर जरा आइए चले चलते हैं। दुकानों के गिरे हुए शटर ही धारावी की पहचान है, क्योंकि ऐसे एक दो नहीं, तकरीबन 2000 दुकानें धारावी के चारों तरफ हैं, और मौजूदा वक्त में हर दुकान का शटर गिरा हुआ है, और तकरीबन 2 महीने हो गए कोई काम नहीं हुआ। और हर दुकान के बाहर खड़ी हुई जो छोटी छोटी टेम्पो ट्रक्स आपको दिखाई दे रहे हैं, जानकर हैरत होगी कि इनकी तादाद तकरीबन 20,000 की है, और ड्राइवर और क्लीनर की अगर संख्या मिला दीजिएगा तो ये लगभग 50,000 धारावी में ही रहते हैं। यानी 2000 दुकानों का बंद होना, 20,000 गाड़ियों का थम जाना, और इस बीच में देखिए मोटी मोटी मिट्टी जम गई है गाड़ियों पर, और सन्नाटा चारों तरफ पसरा हुआ है, किसी के पास कोई काम नहीं, जो जमा पूंजी थी वो खर्च हो गई। तो ऐसे में इस पूरे जगह इलाके में कुछ भी उत्पादन नहीं होता है, तो गाड़ियां लेकर क्या जाएंगी? रोजगार है नहीं, कमाई हो नहीं पा रही है, राशन मिल नहीं पा रहा है। तो ऐसे में समूचे धारावी के भीतर एक तरह का सन्नाटा है, ना सिर्फ बाहर की सड़क पर, अगर इस सड़क से आप भीतर भी जाना चाहेंगे, धारावी के भीतर की गलियों में अगर आप झांकना चाहते हैं और समझना चाहते हैं कि वहां की क्या स्थिति है, तो हम आपको वहां लिए चलते हैं। ये देखिए, ये भीतर की गलियां हैं, यहां पर भी कुछ जगहों पर आपको कुछ गाड़ियां खड़ी हुई नजर जरूर मिलेंगी, लेकिन किसी के पास कोई काम नहीं है। और यहां का सच तो यह है कि लगभग 20,000 मिनी फैक्ट्री इसी के भीतर है, 30,000 से ज्यादा सिंगल रूम फैक्ट्री है, जिसमें 15,000 रजिस्टर्ड है, 10,000 बिजनेसमैन यहां पर अपने तौर पर मौजूद है, 5 लाख से ज्यादा का रोजगार है, इतने लोगों को रोजगार मिलता है, 100 करोड़ से ज्यादा की आमदनी होती है, अलग अलग फैक्ट्रियों में काम करते हैं, और ये यहां पर सिर्फ पहचान मजदूरी की है। यह वह इलाका है जहां 1887 में बड़ी मस्जिद बनी थी, यही वो इलाका है जहां पर 1913 में गणेश मंदिर बना। दोनों की अपनी पहचान है, फैक्ट्रियों की अपनी पहचान है, लेकिन यह एक ऐसी जगह है जहां सांप्रदायिक सद्भाव आपको हमेशा दिखाई देगा। हर धर्म के लोग, हर जाति के लोग यहां पर मौजूद रहते हैं, संघर्ष करते हैं, कमाते हैं। लेकिन पहली बार उम्मीद जिस तरीके से टूटी है कि कोई काम नहीं, तो जिंदगी आगे कैसे चलेगी, यानी कोई भरोसा है ही नहीं, बच नहीं पाया है। और शायद इसीलिए जिस तरीके से इन गलियों में जब आप घूमते हैं, तो आपको एक भयावह तस्वीर नजर आएगी। ये शटर कल खुलेंगे या नहीं खुलेंगे, लेकिन खुलने के बाद यहां लोग नजर आएंगे या नहीं नजर आएंगे, शायद ये सबसे बड़ी त्रासदी है। दरअसल धारावी की इन परिस्थितियों को देख के मजदूरों के भीतर के उस दर्द को आप समझने की कोशिश कीजिए, जो शहरों को छोड़कर वापस गांव लौटे हैं। सरकारी आंकड़े बतलाते हैं कि अभी तक तकरीबन 65 से 70 लाख मजदूर वापस गांव में लौट चुके हैं। उसमें उत्तर प्रदेश में लगभग 25 लाख, बिहार में तकरीबन 20 लाख, झारखंड में 13 लाख और मध्य प्रदेश में भी तकरीबन 13-14 लाख। इतनी बड़ी तादाद में अगर मजदूर लौटे हैं, और उससे कहीं ज्यादा बड़ी तादाद में मजदूर अपने घरों को लौटने के लिए तैयार हैं, तो क्या हर राज्य
उन्हें रोजगार देने में सक्षम हो पाएगा? क्योंकि इन मजदूरों के मुख से जब बात सुनिएगा और खासतौर से धारावी में रहने वाले मजदूरों से जब जिक्र होता है तो बहुत साफ कहते हैं, मुल्क छोड़कर मुंबई और मुंबई के बीचों बीच धारावी। धारावी तो हमारी जान थी, हर मजदूर की जान है ये। इस बात का जिक्र धारावी में रहने वाला हर शख्स करता है और बार बार इस बात को भी कहने से नहीं चूकता है कि जब भी हम धारावी में आते थे तो हमें लौटने की जल्दी होती थी, लेकिन धीरे धीरे धारावी हमारी जिंदगी का हिस्सा बन जाता है और फिर जिंदगी यही ना सिर्फ ठहर जाती है बल्कि जो मुल्क में जिन चीजों को छोड़कर आए थे इसका एहसास धीरे धीरे छिटपुट तरीके से वहां से आने वाले लोग बताते हैं कि वहां पर जो हम छोड़कर आए थे वह वहां खत्म हो गया है। वहां खत्म हो गया है तो फिर यहां चीजें छोड़कर कैसे जाएं? लेकिन वाकई धारावी छोड़कर जब लोग जा रहे हैं तो क्या किसी भी राज्य के पास कोई प्लानिंग है? उत्तर प्रदेश सरकार ने लेबर कमीशन तो बना दिया, लेकिन उत्तर प्रदेश में क्या कोई फैक्ट्री इंडस्ट्री है? बिहार में फैक्ट्री इंडस्ट्री है, मध्य प्रदेश में है, झारखंड में है। ध्यान दीजिए तो मौजूदा वक्त में एक अनिश्चय सी स्थिति है हर मजदूर के सामने। और यह सिर्फ दिहाड़ी मजदूरों का सिलसिला नहीं है, बल्कि अब तो नौकरियां जिस रूप में जा रही हैं उसमें मिडिल क्लास भी उसकी गिरफ्त में आ गया है। एकाकी परिवार, पति और पत्नी, छोटी नौकरी मिल जाए, शहर में आते थे, ईएमआई के जरिए घरों को लेते थे, गाड़ी लेते थे और स्थिति इतनी विकट हो जाएगी कि अब रोजगार नहीं है तो वो क्या करे? शहर में जहां पर किराए देने की स्थिति वो उनकी नहीं आ रही, वो वापस गांव लौटना चाहते हैं। यह स्थिति आपको जगह जगह जो लोग मौजूद हैं वापस लौटने के लिए, उनको जब देखिएगा, उनके चेहरों को देखिएगा, उनके हाथों में सामान देखिएगा तो आप समझ जाइएगा। और यहीं से शायद सबसे बड़ा सवाल पैदा हो रहा है, क्या वाकई इस देश के सामने कोई प्लान नहीं है? क्योंकि राजनीतिक और सियासी तौर पर जो मौजूदा वक्त में लकीर खींची जा रही है उसमें हर राज्य सिर्फ अपने तरीके से मौजूदा वक्त को इस बात का एहसास कराने के लिए बेताब है कि हम सही हैं। दिल्ली की सीमा बंद हो जाती है, हरियाणा कर देता है। हरियाणा कहता है कि यहां ज्यादा लोग वायरस से प्रभावित है, ये यहां आएंगे तो यहां भी बीमारी फैल जाएगी। हरियाणा से पंजाब बंद कर दे रहा है सीमा को। उत्तर प्रदेश और दिल्ली के बीच भी संवाद बंद है, सीमा बंद है। हर राज्य की एक अपनी मनस्थिति है या अपनी राजनीति और अपनी सियासत, और उसके पास कोई प्लान नहीं है कि कल को अगर सारे मजदूरों को काम देने की जरूरत पड़े, 2 जून की रोटी मुहैया कराने की भी स्थिति आए, तो क्या वो करा पाएगा? यह सबसे बड़ा सवाल है। और शायद इसीलिए जब इस बात का जिक्र होता है कि इस देश के भीतर में तकरीबन 10,000 से ज्यादा ऐसे स्लम्स हैं जहां पर 10 लाख से ज्यादा लोगों की रिहाइश है, 10 लाख से ज्यादा की रिहाइश उन इलाकों में है। अपने तौर पर धारावी शहर एक ऐसा है जिसमें खुद 10 लाख लोग रहते हैं, लेकिन किसी भी 10 लाख के शहर के भीतर में 1-2 स्लम्स इस देश के भीतर का अनूठा सच है। और उन स्लम्स के भीतर में शहर दर शहर, महानगर दर महानगर अगर घूमते चले जाइएगा तो आपको इस जानकर हैरत होगी कि सिर्फ मुंबई में धारावी ही क्यों, मुंबई में तो बैगनवाड़ी भी है, जानूपाड़ा भी है, जयपुर चले जाइएगा तो कठपुतली नगर मिल जाएगा, दिल्ली में आइएगा तो कीर्ति नगर है, मुनिरका का इलाका, न्यू अशोक नगर है, या भलसफा है। चेन्नई चले जाइएगा तो नोच्ची कुप्पम नाम की एक स्लम, सबसे बड़ी स्लम कॉलोनी है वहां पर। बासंती नाम की कॉलोनी कोलकाता में मौजूद है, राजेंद्र नगर बेंगलुरु में मौजूद है, परिवर्तन के नाम पर तो अहमदाबाद में एक स्लम रहता है, सतनामी नगर के नाम पर भोपाल में है, सरोज नगर नागपुर में है, इंद्रिम्मा के नाम पर हैदराबाद में स्लम है। यानी स्लम के भीतर रहने वाले लोग अब अगर अपने घरों को लौट रहे हैं, और उसमें धारावी का जिक्र हम बार बार आपसे इसलिए कर रहे हैं क्योंकि धारावी को लेकर अंतर्राष्ट्रीय तौर पर इसको एक प्लानिंग के तहत लाने की कोशिश भी हुई। 1960 में पहली बार जो एक सोशल वर्कर जो कांग्रेस के नेता भी थे, एमवी दुराईस्वामी, उन्होंने एक नए तरीके से चीजें डेवलप की और उन्होंने तकरीबन धारावी कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी एक बनाई थी, और उसमें 338 फ्लैट और लगभग 100 के लगभग दुकानें थी। और इसके ठीक पैरेलल, और इसमें तकरीबन 175 हेक्टेयर की जमीन ली थी, 432 एकड़ जिसको कहते हैं। लेकिन इससे भी कम से कम धारावी सुलझ नहीं पाया, बल्कि धारावी की जनसंख्या और बढ़ती चली गई। और यह भी कल्पना कीजिए कि जिस वक्त धारावी को ब्रिटिशर्स बना रहे थे तो धारावी की जनसंख्या उस समय 1850-51 का जिक्र जो हम आपसे कर रहे हैं तकरीबन 5 लाख थी।
और लंदन जैसे शहर की जनसंख्या 50,000 थी। तो धारावी में मजदूर और पलायन करके आने वाले मजदूरों की तादाद, जिनको हम प्रवासी मजदूर कहते हैं, वह उसका एक 0 पॉइंट है, जिसके जरिए इस देश के भीतर में अब अलग अलग जगहों पर रहने वाले शहरों के बीच में जो स्लम्स हैं वहां की स्थिति का आकलन शुरू कीजिए। और वहां पर रहने वालों की जो एवरेज कमाई है, वो एवरेज कमाई भारत के इन 4 राज्यों का जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और मध्य प्रदेश, यहां पे स्किल्ड लेबर को भी उतना पैसा नहीं मिलता है जो अनस्किल्ड के तौर पर बाकी जगहों से कमा कर आते थे। इसका मतलब है असमानता की एक बड़ी मोटी परत इस देश के भीतर में राज्य दर राज्य है। महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, पंजाब, हरियाणा, ये सब ऐसे राज्य हैं जहां से मजदूर काम करता है, वो जो कमा पाता है उसमें कुछ कमाकर वही रखता है और बाकी अपने घर भेज देता है। लेकिन अब तो वो खुद ही घर जा रहा है, उनकी स्थिति क्या होगी? और जब हम जिक्र आपसे इस बात का करते हैं कि कितनी बड़ी तादाद में इकोनॉमी हमारे स्लम्स की टिकी हुई है, तो आप इसको इस रूप में समझिए कि हमारी जीडीपी में लगभग 12% की हिस्सेदारी स्लम्स की होती है, जहां पर इंडस्ट्री चल रही होती है, फैक्ट्री चल रही होती है, प्रोडक्ट बन रहे होते हैं। वहां के मजदूर की जो हिस्सेदारी होती है 12% हिस्सेदारी जीडीपी में। और अगर इसको आप कन्वर्ट करना शुरू कीजिएगा तो यूरोप के कई शहर भारत के स्लम्स में ही समा जाएं और हर जगहों से लोग निकलना चाह रहे हैं। क्या यह मान लिया जाए कि भारत के पास ऐसे मौके पर शायद कोई प्लान नहीं है? क्योंकि इस बात का जिक्र भी होने की आज जरूरत है, क्योंकि जिस तरीके से और जितनी बड़ी तादाद में लोग लौट रहे हैं, उसमें सवाल पहली बार यह आया है कि स्लम ही नहीं बल्कि शहरों के भीतर और बीच में खड़े हुए जो बड़े बड़े मॉल हैं, उसमें जो बड़ी बड़ी दुकानें हैं, वो सरकार के पास जाकर अब अप्लाई करना चाह रहे हैं कि हम स्ट्रीट फूड भेजेंगे। बड़े बड़े होटल्स कह रहे हैं हम स्ट्रीट फूड के लिए हमको स्पेस दीजिए। बड़े बड़े शोरूम्स कह रहे हैं हमको स्ट्रीट मार्केट की दिशा में हमको कम पैसा, हमारे पास उतना ही है, हम शोरूम के किराए दे पाने की स्थिति में नहीं है। और एवरेज इस देश के भीतर में जो लोअर मिडिल क्लास जो काम करता है इन शोरूम्स में, अलग अलग जगहों पर, जो सीधे तौर पर मजदूरी नहीं करता है, उसमें जितनी बड़ी तादाद में लोग बेरोजगार हुए हैं वो तकरीबन 20 करोड़ के लगभग है। ये पूरा अनऑर्गेनाइज सेक्टर है। ऑर्गेनाइज सेक्टर के पीछे झांकिएगा तो तकरीबन 8.5 करोड़ लोग इस देश के भीतर में जो सोशल सिक्योरिटी के साथ जी रहे थे, उनके पास आज की तारीख में काम नहीं है। तो ऐसे में आखिर में दोबारा लौट चलिए उसी धारावी में, क्योंकि उस धारावी का जिक्र इसलिए भी जरूरी है क्योंकि दुनिया में इसकी अगर पहचान है तो उसकी एक खास वजह है। और उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि यहां पर रहने वाले तकरीबन 10 लाख की आबादी जो है, ये जिन माल को बनाती है, जिन प्रोडक्ट्स को बनाती है, वो अमेरिका, यूरोप, ईस्टर्न, मिडिल ईस्ट के देशों में उस माल जाता था और उन तमाम जगहों पर आने वाले वक्त में माल नहीं जाएगा, इसका ऐलान धारावी के भीतर हो गया है। यानी सवाल वायरस का नहीं है, सवाल रोजी रोटी का है। और अगर वो धंधे ही रुक गए हैं और माल बनाकर बाहर भेजने की स्थिति में, एक्सपोर्ट भी कर पाने की स्थिति में जो लोग थे उन्होंने हाथ खड़े कर दिए हैं, तो फिर कोई काम कैसे देगा इस देश के बीच में? आत्मनिर्भरता का मतलब पैदल चलते हुए घर पहुंच जाना, वहां पर फिर जिंदगी की जद्दोजहद करते हुए मर जाना, या फिर आत्मनिर्भरता का मतलब किसी तरीके से बिना खाए पिए रेलगाड़ी में सफर करना, वहां भी मौत मिल जाना, ये कतई नहीं है। और धारावी को लेकर जो रिसर्च किया गया, इसकी एक पूरी की पूरी फेरिस्त है। क्योंकि धारावी को ठीक करने के लिए याद कीजिए तो 2008 में सबसे पहले जर्मन छात्र थे, एक जेंस कर्चर और लुकास शोविंड थे। इन्होंने कहा कि हम प्लान करेंगे। उसके बाद ब्रिटिश आर्किटेक्ट भी आए और इंजीनियरिंग फर्म वो भी सामने निकल कर आए। फिर दुबई बेस्ड एक कंपनी है सेकलिंक ग्रुप, वह भी निकल कर आया। और सब ने इस बात की प्लानिंग की, जो बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स है, जो सबसे रिचेस्ट बिजनेस मॉल भारत में माना जाता है, रिचेस्ट बिजनेस डिस्ट्रिक्ट है, यहां का मॉल भी सबसे रिचेस्ट है। आज की स्थिति में वहां पर भी लगभग 45% बेरोजगारी आ गई है। वहां पर काम करने वाले मजदूरों से ज्यादा स्किल्ड लेबर और स्किल्ड लेबर से ज्यादा बड़ी तादाद में मिडिल क्लास के लोग हैं। और अपर मिडिल क्लास की भी पहुंच इस इलाके तक है, जो रिचेस्ट बिजनेस डिस्ट्रिक्ट है, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स की जो पहचान है वह भी संकट में है। तो प्लानिंग बन रही थी सबको एक साथ जोड़ने की,
और संकट आया है तो सारी चीजें ध्वस्त हो गई है और कोई प्लानिंग देश के सामने निकलकर अभी भी नहीं आ रही है। हम इतनी छोटी जद्दोजहद में उलझे हैं, किसी तरीके से घर पहुंच जाएं, किसी तरीके से घर पहुंचा दें। इस देश में सुप्रीम कोर्ट भी यह कहता है रोटी दे दीजिए, पैसा मत लीजिए। इस स्थिति में यह देश में अगर सुप्रीम कोर्ट संविधान की व्याख्या कर रहा है कि उनको जीने का हक है, उनको रोटी दे दीजिए और घर तक पहुंचा दीजिए, तो इसका मतलब है कि हम लोग जिस मार्केट इकोनॉमी को जी रहे थे वो मार्केट इकोनॉमी अगर ध्वस्त हो गई है और हमारी मार्केट इकोनॉमी अगर इंटरनेशनल मार्केट और इंटरनेशनल फंड पर टिकी हुई थी, अंतर्राष्ट्रीय पूंजी पर टिकी हुई थी, तो संकट बहुत गहरा है। और इस गहराते हुए संकट में सरकार के सामने अगर कोई योजना नहीं है तो एक सवाल तो बहुत बड़ा है, क्या जिनके पास योजना नहीं है उनके लिए इस देश की कुंजी उनके हाथों में सौंपे दी जाए, या फिर अब नए तरीके से इस देश को गढ़ने का प्रयास करना होगा? क्योंकि अभी तो सिर्फ 70 लाख मजदूर अपने गांव पहुंचे हैं और आने वाले वक्त में तो करोड़ों मजदूर फेरिस्त लगी हुई है और हमारे पास कोई प्लानिंग कहीं है नहीं। हम मानकर चल रहे हैं कि 20 लाख करोड़ की योजना या फिर 5.5 बिलियन डॉलर की जो अलग अलग तरीके से भारत को मदद मिल रही है, चाहे वो वर्ल्ड बैंक हो, IMF हो, एशियन डेवलपमेंट बैंक हो, ब्रिक्स का हो, ये तमाम बैंक जो लगभग 5.5 बिलियन डॉलर की जो मदद दे रहे हैं, ये कोई चाबी है या हमारे पास कोई प्लानिंग भी है? यकीन जानिए, इन स्थितियों में टटोलते हुए जो सपने संजोए गए थे भारत को लेकर और जो सपने मजदूरों के बीच शहरों में लौटने के थे, वो क्रिच क्रिच कर टूट चुके हैं और इस रूप में टूट चुके हैं कि पहली बार वह उन बदहाल परिस्थितियों में लौटने के लिए तैयार है जिन बदहाल स्थितियों से अपनों को लाने के लिए इससे पहले उनके भीतर बेचैनी रहती थी कि कोई आ जाए, कोई धारावी आ जाए, कोई बेंगलोर आ जाए, कोई महानगर में, किसी कोलकाता में, किसी भी रूप में अपने छोटे मोटे गांव से निकालकर अपनों को निकालने की स्थिति, अब दोबारा वहां लौट रहे हैं। यह जो रिवर्स पलायन है, यह भारत को कहीं वाकई रिवर्स की स्थिति में तो नहीं ले जा रहा है? क्योंकि इसके आगे की स्थिति होनी क्या चाहिए, कल इस पर बात करेंगे आपसे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।